हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। जैसा कि आप जानते हैं, कंबशन और फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। We need energy to perform various activities. Where do we get this energy from? You must have heard people saying food is the fuel for life. Discuss the meaning of this with your teacher. Fuel. Our body is like a machine which performs several functions. To carry out all these functions, our body requires energy. This energy is obtained from the food we eat through the process of respiration. अब जैसा कि हम जानते हैं, वी नीड एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग फूड। सभी लोग कहते हैं कि आपको ये एनर्जी खाने से प्राप्त होती है, जो आपका फ्यूल है, जस्ट लाइक आपके जीवन के लिए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस विद योर टीचर। आप इसको टीचर से डिस्कस करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपने जैसा कि बहुत से छोटी क्लास में पढ़ा होगा, खाना जो है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूल। फ्यूल जैसे कि हमारी बॉडी जस्ट लाइक एक मशीन है, जो कि बहुत सारे फंक्शन है उसमें काम करती है। टू कैरी आउट ऑल दीज फंक्शन आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी आपको खाने से प्राप्त होती है। Similarly, machines need energy in some form or the other in order to perform the desired function. This energy is produced in machine by a substance called fuel. Fuel comes in different form. Fuel are of different types such as wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas (CNG) and liquid petroleum gas (LPG). अब जैसा कि मैंने बताया कि सिमिलरली जैसे मशीन को रिक्वायर चाहिए क्या कि और भी काम करती है मशीन, उसके लिए अलग अलग परफॉर्म करता है, फंक्शन काम करती है। तो ये एनर्जी जो है, मशीन को जो एनर्जी मिलती है बाय किससे? फ्यूल के द्वारा। फ्यूल एक प्रकार का एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि मशीन आपकी चलती है। जैसे फ्यूल आता कहाँ से है? तो अलग अलग तरीक़ों से आता है। जैसे फ्यूल आता है आपका अलग अलग, जैसे वुड से आता है, कोल से आता है, चारकोल से आता है, पेट्रोल से आता है, डीजल से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं। इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं। ये एक प्रकार के सारे क्या हैं? फ्यूल हैं, जो कि हमें मशीनों में इसका यूज़ किया जाता है। अब यूजेस ऑफ फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। Uses of fuel. Different fuels are used for cooking, brewing, automobiles, manufacturing goods, and for several industry purpose. Specially prepared fuels are used in rocket. Can you identify the fuels which we use in our homes? अब जैसा कि यूज़ ऑफ फ्यूल के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे घर में खाना पकाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, और भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्यूल, कुछ फ्यूल जो कि स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, बनाए जाते हैं। जैसे कि रॉकेट के लिए, रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसको स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द फ्यूल विच वी यूज़ इन आवर होम्स? अब हम इसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कौन कौन से फ्यूल जो कि हमारे घरों में यूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। Classification of fuel. On the basis of occurrence, fuels can be classified as follows. Primary fuels. These are the fuels which are used in the same form as they occur in nature. For example, wood, dry leaves, cow dung, hay, and agriculture waste. They are used mostly in rural area for cooking purpose. हाँ, प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं? प्राइमरी फ्यूल्स मतलब जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे कि फ्यूल, इसमें मेन फ्यूल जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे वुड बहुत जल्दी आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते हो गए। काउडंग केक यानी गोबर से, गाय के गोबर से जो बनाया जाता है उसको काउडंग केक कहते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कि खेतों से जो प्राप्त होता है, जैसे जो भूसा बच जाता है या फिर कोई फसल को निकालने के बाद जो सब्सटेंस बच जाता है, उसको एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। इसका यूज़ करते हैं मोस्टली गाँव में, और वहाँ पर किस लिए? खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी फ्यूल। Secondary fuels. These are the fuels which are obtained from natural fuels.
after physical or chemical treatment, for example, biogas and animal dung, cake foam, coal, petrol, kerosene, diesel, and paraffin, wax form, petroleum, and charcoal form wood. अब जैसे कि मैंने नेक्स्ट सेकेंडरी फ्यूल के बारे में, तो सेकेंडरी फ्यूल जो होता है वो आपका जो दूसरे प्रकार के फ्यूल होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उसको सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोगैस जो कि एनिमल डंग से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कोक जो कि कोयले से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, पैराफिन वैक्स जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसके अलावा वुड से हमें चारकोल प्राप्त होता है। ये सारे के सारे सब्सटेंस जिसको हम सेकेंडरी फ्यूल के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस देयर फिजिकल स्टेट फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड, हमने उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे। कुछ सॉलिड्स होते हैं फ्यूल, कुछ लिक्विड फ्यूल होते हैं, कुछ गैसियस फ्यूल्स होते हैं। अगर हम सॉलिड फ्यूल्स की बात करें तो वुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, जिसको हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल की बात की जाए तो पेट्रोलियम है, इसके अलावा कैरोसिन है, अल्कोहल है, डीजल है, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। इसके अलावा गैसियस फ्यूल की बात की जाए जो बायोगैस है जो कि प्रकृति से एनिमल वेस्ट से प्राप्त होता है। नेचुरल गैस जो कि जिसको हम सीएनजी या एलपीजी की फॉर्म में जानते हैं, तो ये गैसियस फ्यूल। तो हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग टाइप से फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स के आधार पर कहाँ से ये प्राप्त होते हैं। कुछ रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं और दूसरा नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं। Renewable fuels. These are fuels derived from renewable natural resources like plants or animals. They can be used over a longer period of time as they get replenished readily. Some examples include fuels obtained from agriculture waste like paddy, straw, and husk. Forest residues like wood and bark. रेजिड्यूज बोलते हैं उसको, Residues like wood and bark of trees and animal waste like cow dung. अब रिन्यूएबल जो फ्यूल्स होते हैं वो जो कि आप बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। दे कैन बी यूज्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको कई समय तक उसका यूज़ कर सकते हैं और दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूल जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे पैडी स्ट्रॉ मतलब जब धान जब कटता है, चावल जब कटता है तो उसके बाद जो स्ट्रॉ बचता है उसी को पैडी स्ट्रॉ कहते हैं। इसके अलावा हस्क भी एक प्रकार का जो फसल कटने के बाद जो सब्सटेंस बच जाता है उसको हस्क कहते हैं, भूसा टाइप। इसके अलावा फॉरेस्ट रेजिड्यूज लाइक वुड एंड बार्क ऑफ ट्रीज, जैसे कि जंगलों में बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा बचा रह जाता है, पेड़ टूट जाते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल वेस्ट जैसे काउडंग जिसको हम गोबर से बनाते हैं, जो उपले कंडे जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप रिन्यूएबल फ्यूल के नाम से जान सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कौन से हैं? These are the fuel derived from non-renewable resources such as fossil fuel, coal, petroleum, and natural gas, or radioactive substance, nuclear fuels, which get exhausted over a period of time. They cannot be replenished readily as they take millions of years to form. नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो एक बार उसका यूज़ करने के बाद फिर दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, जिसका आप एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, आप उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको बनाने में आपको लाखों से करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके वो तैयार होता है। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। नेक्स्ट, फ्यूल एफिशिएंसी। Most of our energy requirements are met by the fossil fuels and their products. But how do you decide which is the best fuel? In other words, how do you compare the efficiency of various types of fuels?
The fuels are burned to produce heat. Some fuels produce more heat while others produce less heat. Thus, the efficiency of various Various fuels can be compared by the amount of heat produced by them. In fact, a fuel is rated by its calorific कैलोरिफिक वैल्यू। value. अब फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है? फ्यूल इफिशियंसी मतलब मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट बाय द फॉसिल फ्यूल एंड देयर प्रोडक्ट। बहुत सारे जो है यानी कि जो एनर्जी हमें जो मिलती है जो कि इन सब्सटेंसेस से, फॉसिल फ्यूल से, उसके प्रोडक्ट से। बट हाउ डू यू डिसाइड द बेस्ट फ्यूल? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बढ़िया बेस्ट फ्यूल है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हाउ डू यू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल, यानी कि किस प्रकार के आपको अलग अलग टाइप्स के जो फ्यूल हैं वो किस प्रकार की एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। द फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। अब जैसे फ्यूल जब आप जलाते हो तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। कुछ फ्यूल जो होते हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कम प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। इसको कंपेयर किया जा सकता है उसकी हीट के आधार पर, इसलिए उसको हम फ्यूल इफिशियंसी कहते हैं। जिसको हम कंपेयर करेंगे उसके रेटेड के आधार पर फ्यूल को, जिसको हम कैलोरिफिक वैल्यू में नापते हैं। अब कैलोरिफिक वैल्यू होता क्या है? Is the most of heat energy released by the complete Calorific value is the amount of heat energy released by the complete combustion of 1 kg of a fuel. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कोई भी आपने सब्सटेंस लिया 1 किलो, कोई भी फ्यूल ले लिया और उसको जलाया और कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है, कितनी हीट एनर्जी दे रहा है, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द हीट generated by fuel when they burn is measured in joule or Calorie. I 1 1 calorie calorie is equal 4.18 joule. joule. The calorific value is expressed in किलो जूल पर केजी ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू कैसे? तो आपने जब 1 किलो जब फ्यूल जलाया तो उससे एक हीट एनर्जी मिली। उस हीट एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेस करें कैलोरी या जूल में तो कितना हो सकता है? 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। और जब कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करें किसमें? किलो जूल पर केजी के आधार पर उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि उसको हम बता सकते हैं कि कितना हीट एनर्जी उससे प्रोवाइड मिलता है। अ फ्यूल विद मोर कैलोरीफिक वैल्यू रिलीज मोर एनर्जी। अगर किसी फ्यूल में ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा देन द फ्यूल लोअर कैलोरीफिक वैल्यू दूसरे वाले से, ठीक है। द फ्यूल विद हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज देयरफॉर मोर एफिशिएंट। जिस फ्यूल की जब सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा बहुत बढ़िया है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है और अलग अलग टाइप्स के फ्यूल दिए गए हैं, उन सब की अलग अलग प्रकार की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन wood calorific value is 17,000 to 22,000. Coal calorific value is 25,000 to 33,000. Biogas calorific value is 35,000 to 40,000. Petrol calorific value is 45,000. Kerosene 45,000, डीजल 45,000, CNG 50,000, LPG 55,000, हाइड्रोजन 1,50,000। अब ये अलग अलग प्रकार के फ्यूल दे रखे हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। यानी कि अगर आप 1 किलो वुड जलाते हैं तो 17,000 टू 22,000 आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, जिसको एक्सप्रेस करेंगे किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो हाइड्रोजन 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू देता है सबसे ज़्यादा। लेकिन हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल अपने घरों में नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसलिए हम इसकी जगह पर LPG और CNG जो कि आपके गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल जो होता है 45,000 देता है, ठीक है। ये भी अलग प्रकार का कैलोरीफिक वैल्यू देता है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट करते हैं बर्निंग फ्यूल। अगर आप फ्यूल को जलाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे पर्यावरण में, हमारी बॉडी पे, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। The burning of coal and oil causes the release of atmospheric pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, and carbon Monoxide. These gases readily form smoke
the दैट पॉल्यूट्स द एयर। Air. अब जैसे कि आप कोल एंड ऑयल को जब जलाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट हैं, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज हमारे इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा इशू माना जाता है। हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज़्यादा रिलीज होने से। नेक्स्ट टॉपिक इज another environment most of the oil well lies under the ocean. Oil spill accidents are a major threat to the marine organisms एंड and बर्ड। birds. यानी कभी कभार अचानक जब आप तेल निकालते हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है समुद्र के आसपास जब तेल निकालती है, पेट्रोलियम निकालती है, तो कभी कभार एक्सीडेंटली तेल जो है यानी कि वाटर के सरफेस पे आ जाता है, यानी समुद्र के सरफेस पे गिर जाता है। अब उससे क्या होगा? नुकसान ये है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बर्ड्स हो गए या मछलियाँ होंगी, वो सारी की सारी उससे प्रभावित हो सकती है, यानी कि मर भी सकती हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। तो अब वो पानी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मछलियाँ मर जाएंगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट वन, Carbon containing fuels like wood and coal release urban carbon practice like form soot particles which form soot and are Soot. responsible are and are responsible for causing respiratory disease like asthma. अब जैसे कार्बन कंटेन्स, जैसे कि फ्यूल के अंदर, जैसे लकड़ी आप जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसके अंदर कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह जाता है जो कार्बन का, जो वो अनबर्न पार्टिकल है जो आपकी नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे कि कोई कंबशन पूरी तरीके से, कंबशन का मतलब होता है जलना, अगर कोई फ्यूल अच्छी तरीके से नहीं जलता है, उसमें अनबर्न कार्बन रह जाता है, तो उससे क्या नुकसान होगा? कॉजिंग वेस्टेज ऑफ द फ्यूल ऑल्सो पॉल्यूट द एटमोस्फेयर, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, पॉल्यूट कर सकता है, बाय प्रोड्यूसिंग हाईली पॉइजनियस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है, अगर आप इसका बंद कमरे में आप इस्तेमाल करते हैं, कोयला जलाते हैं, तो इंसान जो है मर सकता है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है। द सल्फर कंटेन्स is in coal forms sulfur dioxide. When it burns, harmful nitrogen oxide, heavy metals, and carbon dioxide are also released into the air. During coal burning, the harmful oxide dissolves in rainwater to form acids like nitric and sulfuric acid, which falls to the ground as acid rain. This is harmful because it damage green leaves of plants and trees, reaches the sources of surface water and underground water, and deteriorates the quality of water and causes damage to monuments. हाँ, अब सल्फर, जैसे सल्फर कंटेन्स, जैसे आप कोयले को जलाते हो तो वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि बर्न करने पर यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में बन जाता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि मेटल्स, हैवी मेटल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब रिलीज होने के बाद जब कोयले को आप जलाते हैं, तो ये सब जहरीली जो गैसेज हैं, ये हमारे पर्यावरण के साथ मिक्स हो जाती हैं और हवा में मिक्स हो जाती हैं। जब एयर में मिक्स होने के बाद जब बारिश आती है, तो ये सारी की सारी उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है बारिश की बूंदों के साथ, और फिर ये धरती पर वापस आ जाती है, और वो किस रूप में बन जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी नाइट्रिक एसिड में, जो कि धरती पर आने पर इसका बन जाएगा एसिड रेन। इसलिए बताया जाता है कि पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल होता है जो कि हवा में होता है, वो सारा का सारा धरती पर गिरता है। अब इसका नुकसान क्या है? जितने भी हरी पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा हमारे मोनूमेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि ताजमहल
उसकी जो येलोइश पड़ रहा है, ये क्यों पड़ रहा है? इसी एसिड रेन की वजह से। तीसरा कारण है जो कि सरफेस वाटर है, वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो जिससे कि पानी भी हमारा खराब हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।